दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एक और वेबिनार के साथ आप तमाम साथियों के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं। जो हमने लास्ट वीक अपना प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में हमने नीदरलैंड से अपने 3 साथियों को इनवाइट किया था, जिन्होंने अपने वहाँ पे स्टडी के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे। तो आज जो हमने 3 गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किए हैं, वो उनका ताल्लुक जो है वो सूबा सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स या इलाकों से है। तो मैं आपका तारुफ करवाता हूँ तमाम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ। उसके बाद हम अपनी डिस्कशन का जो है वो आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरवा हालेपोटो। हम उनको वेलकम करते हैं। फरवा का ताल्लुक ज़िला हैदराबाद से है और इस वक्त जो है वो जर्मनी में अपनी MA इकोनॉमिक्स एंड फिनांस में जो है वो अपनी स्टडी को परसू कर रही हैं। हमारे साथ मदीहा हैं। आपका ताल्लुक कराची से है और मदीहा भी सेम डिग्री जो है वो जर्मनी से कर रही हैं और अपनी इब्तदाई तालीम उन्होंने कराची में हासिल की है। और हमारे साथ ज़िला दादू के एक छोटे से गांव राधन से पिनकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक तवील सफ़र तय करके अभी जो है वो पोलैंड में किसी BMW एक कंपनी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो उनको भी हम यहाँ पे नमस्ते और वेलकम करते हैं आज हमारे इस छोटी सी डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है वो इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स क्विक से अपना सा इंट्रोडक्शन आप करा दें कि जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से हैं, तो आप अपनी थोड़ा अर्ली एजुकेशन के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप जो है वहां से निकल के बाहर किसी मुल्क में अपनी एजुकेशन के लिए परसू करें। फरवा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको सलाम मेरी तरफ से। तो जैसे सर ने बताया कि मेरा ताल्लुक हैदराबाद शहर से है, तो मैंने इब्तदाई तालीम हैदराबाद शहर से हासिल की। नजरत कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद का मशहूर कॉलेज था, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से मैंने BBA ऑनर्स किया, 4 साल का प्रोग्राम था। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का शौक़ था। घर वालों की सपोर्ट से, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट से मैं कराची चली गई और मैंने ज़ेबेस्ट कराची से MBA किया। तो इसी दौरान मैंने काफ़ी सोशल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। इसी के थ्रू मेरा सर से ताल्लुक़ हुआ 2012 में। तो जो है इसके बीच में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जर्मनी के लिए 2014 में। इससे पहले मैं थाईलैंड जा चुकी थी एक ट्रेनिंग के लिए। 2014 में मैं आई थी यहाँ पे एक स्कॉलरशिप पे, IFA की तरफ से थी, जर्मन फॉरेन इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से, फुली फंडेड था। फिर यहाँ के मैंने जर्मन कल्चर देखा, तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जो है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जर्मनी आना है। तो 2014, बट टाइम लगा था 4 साल। मैं 2018 में जर्मनी आई हूँ, तो अभी मुझे यहाँ पे 2 साल हुए हैं। बट वहाँ से मैंने एक अपना रास्ता बनाना शुरू किया कि मुझे किस तरह अपनी मंजिल को पहुँचना है। सो दैट वाज द मोटिवेशन एंड डेफिनेटली सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स। विदाउट दैट, उसके बिना तो मुमकिन ही नहीं था। अभी भी वही सपोर्ट कर रहे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है मेरा। थैंक यू सर। जी, मदीहा आप भी हमारे साथ शेयर करें कि आप कहाँ से हैं, आपकी इब्तदाई तालीम और उसके बाद क्या मोटिवेशनल फैक्टर थे कि आपने जो है वो ये चूज किया कि आप कहीं बाहर आके पढ़ें और डिग्री हासिल करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से हूँ और वहीं से मेरी इब्तदाई तालीम है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपना इंटरमीडिएट किया था। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ी हूँ। 4 साल का मेरा प्रोग्राम था। BBA जनरल था और MBA इन फाइनेंस मैंने किया। उसके फ़ौरन बाद ही कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक इंस्टीट्यूट था SSAT, उसके साथ मैं लेक्चरर की जॉब कर रही थी। मैंने वहाँ पढ़ाया और आफ्टर दैट मेरी अपॉर्चुनिटी गुल अहमद में मैं एज अ बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिस्ट मैंने काम किया। वहाँ मेरी मुलाकात फरवा से हुई थी। मोटिवेशनल फैक्टर एक फरवा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने मुझे जर्मनी के बारे में चीज़ें बताई थी। दूसरा ये था कि मैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपोजर रहा एज अ लेक्चरर, एज अ स्टूडेंट,
तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने का शौक था, और अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। हम काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करके चीज़ों को लेके चल रहे थे। जब इन्होंने मुझे जर्मनी के बारे में बताया तो मैंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रिसर्च किया, और अपना पैशन फाइनेंस मुझे लगा मैं यहाँ परसू करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा सीख सकूँगी, जो मैं अभी सीख रही हूँ उससे ज़्यादा। और ये एक जो जुस्तजू है नया सीखने की और बेहतर सीखने की, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन थी। और मैं यहाँ आई, और आई वुड से कि मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा मुझे सीखने मिला है, और आगे भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मिलता रहेगा। That was बिल्कुल motivation. बिल्कुल जी। अब मैं पिनकेश साहब, आप अब शेयर करें कि आप राधन से निकल के आपने किस तरह से सोचा कि आप बाहर जाके तालीम हासिल करेंगे, और क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स थे कि आप वहां पे पहुंचे, और माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल आपकी जो है वो पूरी एजुकेशन की हिस्ट्री रही है। तो हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मेरा नाम पिंकेश है। मेरा ताल्लुक छोटे से एक गांव राधन से है जो जिला दादू में है। और मेरी इब्तदाई सारी तालीम जो है वो हैदराबाद की ही है। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, मेरा यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स किया टेलीकॉम में। बैचलर्स के दौरान ही हमारा तीसरा साल था, तो एक यूरोपियन कमीशन की एक स्कॉलरशिप आती है जिसका नाम है एरास्मस मंडस। वो एक्चुअली एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से कोई यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो किसी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट में आती हैं। तो काफी हमारे कुछ सीनियर्स थे, हमारे वहाँ पे एक डीन थे जो कि काफी इन्वॉल्व थे इन सब एमओयू साइन करने में या पार्टनरशिप्स करने में। तो एक वेव किस्म की थी, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर्स थे, मेरे बहुत अजीज थे, वो स्पेन गए थे, और काफी दोस्त कहीं और भी गए थे। तो एक मोटिवेशन था कि हम भी इसके लिए ट्राई करेंगे। तो पहला मोटिवेशन, कोर मोटिवेशन वही था कि बाहर जाना है और बाहर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से एजुकेशन लेनी है। और उसके बाद थर्ड ईयर में मुझे मेरी वो स्कॉलरशिप लगी थी, एंड देन मैं फाइनल ईयर, जो मेरा फाइनल सेमेस्टर है, वो मैंने पोलैंड में जाके किया था। 8 माह का वो सेमेस्टर था जिसमें मेरी पूरी रिसर्च थी। पर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे फिर से वापस आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत छोटा टेन्योर था, और पहली दफा थी, वो एक्सपोजर मिला था, एक एनवायरनमेंट मिला था, काफी चीजें सीखने को मिली थी। तो एक सोचा था कि हम यहाँ पे वापस जरूर आऊंगा फिर बाद में। तो उसके बाद जब मैं 2013 में मेरी ये स्कॉलरशिप लगी थी, उसके बाद 2014 में इनिशियल स्टार्ट में मैं वापस गया था। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था एरास्मस मंडस की। ये तो एक्सचेंज प्रोग्राम थे, उसके बावजूद कुछ ऐसे प्रोग्राम भी थे जो पूरी डिग्री के थे, पूरा मास्टर्स वो यूरोपियन कमीशन फंड करता था। उसके बाद उन सारे स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया, काफी में रिजेक्शन भी आई थी, पर ये एक स्कॉलरशिप थी जिसमें मुझे सिलेक्शन आया था, प्रोफेसर ने मुझे एक्सेप्ट किया था। रिजेक्शन तो कितने में आई थी पिनकेश, हमें बताएं कि आपकी रिजेक्शन कितने में आई थी? हाँ, मेरे 14 एप्लीकेशंस थे, उसमें से जहाँ पे भी फरवा वाले, मैंने जर्मनी में भी अप्लाई किया था, वहां से मुझे रिजेक्शन आया था। बट मुझे, हाँ, चेक रिपब्लिक की एक यूनिवर्सिटी थी, वहां से मुझे एक्सेप्टेंस आया था। बट इन द एंड मेरे लिए ये अच्छा ही था, क्योंकि जैसे यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री काफी अच्छी है। मेरा मेरा ताल्लुक आईटी से है। जैसे बैचलर्स मेरा टेलीकॉम में है, उसके बाद अभी मैंने मास्टर्स साइबर सिक्योरिटी में था मेरा। तो आईटी का काफी अच्छा बूम है यहाँ पे, जो मुझे दिखा है सोफा। तो मेन मोटिवेशन मेरा पहले मेरे सीनियर्स थे, उसके बाद जब मैं यहाँ पे खुद आया था, वहां से मुझे पूरी मोटिवेशन मिली, एंड देन आई केम बैक अगेन। और उसके बाद मैं पहले साल में ही था, मैंने आईबीएम में कंप्यूटर, सॉरी, अनम्यूट कर दें। हाँ जी जी जी। हाँ, तो मैं जब स्टूडेंट ही था, फर्स्ट ईयर में ही था, उसके फर्स्ट ईयर में ही मैंने एक कंपनी, आईबीएम कंपनी है, वहां मैंने ज्वाइन किया था एज अ पार्ट टाइम। तो अल्दो मेरी स्कॉलरशिप थी, बट स्टिल मुझे यहाँ पे एक इंडस्ट्री में इन होना था। ऐसा प्लान नहीं था कि मैं अपनी तालीम हासिल करके फिर वापस चला जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ काम भी करना था।
तो फिर मैंने उसी कंपनी के साथ मैंने 2 साल था मैं IBM के साथ। उसके बाद अभी मैं प्राग में मूव हो चुका हूँ और यहाँ पे BMW जो गाड़ियों की कंपनी है उसके लिए मैं काम करता हूँ। जी तो जी, इस तरह से आपको मोटिवेशन हुई, क्योंकि आप आपके केस में लगता है कि आपके अपने जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप पढ़े वहाँ पे भी जो है वो लिंकेजेस डेवलप हुए, जिसकी वजह से जो है आपको स्कॉलरशिप भी एग्जैक्टली मिली। आपने कोशिश भी की, जिस तरह आपने बताया कि 14 मुख्तलिफ जो है ना आपने एप्लीकेशन सेंड की और उनमें से 13 जो थी वो रिजेक्टेड जो है ना की गई। तो ये है कि ये एक मोटिवेशन है हमारे यूथ के लिए कि कंटिन्यूअसली आपको परसू करना है, चाहे मतलब 10 टाइम्स आपको 14 टाइम्स आपको अप्लाई करना पड़े, लेकिन आप उस जो है वो प्रोसेस को जारी रखें। मैं फरवा से पूछना चाहूंगा, फरवा आप बता रही थी कि आप जो है सेल्फ फाइनेंस पे आपने ये जो है वो अपना मास्टर में यहाँ पे एडमिशन जो है वो ली है। तो आप बताएंगे कि जब आप एडमिशन ले रही थी तो आप एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन और पूरा जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने में आपको क्या इश्यूज और चैलेंजेस आए, और उनको आपने ओवरकम करके यहाँ जब जर्मनी आप पहुंची तो आप ने किस तरह उसको फिर आगे जो है वो परसू किया? बहुत सारे काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था यहाँ पे एडमिशन मिलना, बिकॉज एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले HGC की वेरिफिकेशन, अब तो खैर प्रोसेस काफ़ी इजी हो गया है, डिग्री वेरिफिकेशन, बट पहले जो 4 साल पहले था प्रोसेस वो काफ़ी डिफिकल्ट था कि कराची में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते थे, इस्लामाबाद डिग्री भेजी जाती थी, फिर वो डिग्री रुक जाए, कोई रिस्पांस नहीं आता था, कोई कॉल्स रिसीव नहीं। HSC से जो डिग्रीज होती हैं वेरीफाई, आप उनकी बात कर रही हैं? जी, बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हमें अपनी सारी ओरिजिनल डिग्रीज वेरीफाई करवानी होती हैं और हमें साथ साथ अपनी फोटोकॉपीज भी वेरीफाई करवानी होती हैं। सो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि डिग्री वेरीफाई करवाना। कोई भी स्टूडेंट जब भी अप्लाई करेगा सबसे पहले वो अपने ओरिजिनल मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल BBA, जो भी बैचलर्स की डिग्री हो वो सारी ओरिजिनल कॉपीज। अब कराची में भी ये सर्विस है, ऑनलाइन इजीली कोई भी किसी भी रीजन से बैठ के वेरीफाई करवा सकता है, और अदरवाइज जो इस्लामाबाद में पड़ा उनका हेड ऑफिस है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है आपको डिग्री वेरिफिकेशन का, बिकॉज यहाँ पता नहीं चलता कि बोर्ड वाले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, या कॉलेज वाले वो सामने से क्लर्क उठा के आपको दे देते हैं कि भाई ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप करवाने। फिर HEC में वो जाके फंस भी सकता है। तो सबसे बड़ा ये चैलेंज था। सेकेंड, इसमें जो प्रोसेस आता है कि आपको डिटेल्स, मुझे जो एक चीज़ का लगा था, हमने प्लानिंग के साथ सारा प्रोसेस स्टार्ट किया, मैंने मध्यान्ह साथ, कि आप हर कोर्स, जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, जिस तरह पिंकेश ने 14-15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, सेम हमने भी 14-15 में अप्लाई किया था, कि अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। हमारी फील्ड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, तो उससे रिलेटेड हमने कोर्सेज सेलेक्ट किए। सबसे बड़ा चैलेंज है कि शॉर्ट लिस्ट करना, हर कोर्स आपकी पर्टिकुलर डिग्री के साथ, इंटरेस्ट के साथ मैच करता हो। ऐसा ना हो कि मैं BBA, मैंने MBA किया और फिर मैं इंजीनियरिंग में चली जाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है किसी भी डिग्री हमें मिल जाए, बस एडमिशन मिल जाए, हम निकल जाए। तो फिर यहाँ के ये चैलेंज होता है। तो इसमें हमारा बहुत टाइम लगा था प्लानिंग प्रोसेस में, कि हमने एक्सेल की बाकायदा शीट बनाई थी, डेडलाइंस देखी थी, आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, ताकि हमें पूरी तैयारी हो। उसके बाद आप क्या आते हैं कि आप फंड्स अरेंज करें। एक चीज़ यहाँ की जर्मनी की अच्छी है कि अगर यहाँ से आपको कोई स्पॉन्सर कर दे, यहाँ का सिटीजन, कि भाई मैं इस बंदी या बंदे को बुलाना चाहता हूँ, तो आपके लिए वो लेटर डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आप इजीली एम्बेसी जाएंगे अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आप जो है एडमिशन लेटर के साथ वीज़ा ले लें, स्टूडेंट वीज़ा। बट अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो सबसे बड़ा अब ये सेल्फ फाइनेंस का चैलेंज आ जाता है। पेरेंट्स दे दें तो ठीक है, वरना जो है इसमें चाहिए होते हैं तकरीबन आज के हिसाब से 11,000 यूरो पर मंथ। जर्मनी का जो प्रोसेस है उसमें हमें ब्लॉक अकाउंट में अपने ये डिपॉजिट करवाना होता है, जो आपको हर महीने 12 महीने में 850 यूरो आपको एज स्टाइपेंड देते हैं। आपके ही पैसे होते हैं 11,000, पर वो एक बैंक अकाउंट में जर्मनी के रखे होते हैं। तो ये पैसे आपने अरेंज कर लिए या आपको जर्मनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था। 11,000 यूरो जो है वो आपने डिपॉजिट कराने होते हैं जर्मन बैंक्स में,
ठीक जी है, जी बिल्कुल। ठीक है। तो प्लानिंग के साथ साथ ये भी हमें फंड्स अरेंज करके फिर उसको डिपॉजिट भी करवाना होता है, बिकॉज इस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में टाइम भी लगता है। समटाइम्स आपको वो वीज़ा ऑफिसर दे देता है अपॉइंटमेंट, बट आपके पास पैसे की रिसिप्ट नहीं होती कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये 4 पॉइंट्स की पॉइंट्स जो प्री जर्मनी आने से पहले के चैलेंजेस थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारा काम किया, तो हमें कुछ ऐसे मुश्किल नहीं आई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम जो है जर्मन एम्बेसी गए थे, और उन्होंने में शायद 15 दिन थे, 15 दिन के अंदर कराची के उन्होंने कॉन्सुलेट ने, जनरल कॉन्सुलेट ने हमें वीज़ा इशू किया था। अच्छा, सबसे ये बड़ी आप बताएं कि जैसे 11,000 तो फीस का आपने बताया, जब यहाँ पे पहुंच गए तो ओवरऑल कितने एक्सपेंस मंथली जो है वो आप समझे कि जो आपके फूड के, आपके दूसरे चीजों के जो है ना वो एक्सपेंसेस होते हैं? ये तक एवरेज अगर हम लें 600-700 यूरो। मैं यहाँ कुछ ऐड करूंगी, जर्मन जी जी, यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस नहीं होती। यस, जो ट्यूशन फीस पैसे नहीं, ये आप नहीं बताएं ना। होती ये, जी, ठीक है, ये कोई ट्यूशन फी आपसे चार्ज नहीं करते सेमेस्टर की। ये जो पैसे आप अपने अकाउंट में डलवाते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट आपका होता है 10,450 यूरो, जिसमें से ठीक है, 10,200 समथिंग यूरोज आपके 815 यूरो महाना आपके अकाउंट में ये डालते हैं। एक्सपेंस ठीक है, अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो 500 यूरो में भी हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से अगर उसको मैनेज कर रहे होंगे। रिमेनिंग 315 आप सेव कर सकते हैं, जो आपके ही अकाउंट में आपका अपना पैसा है, जो अगले साल आप इस्तेमाल करें या घर वापस भी आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ट्यूशन फी कुछ नहीं है। पर सेमेस्टर ये आपसे 300 यूरो लेते हैं। वो 300 यूरो वो इसलिए ले रहे होते हैं, 6 महीने के 300, क्योंकि आपको वो एक कार्ड देते हैं जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन कार्ड कहते हैं। तो सही उसमें है, आपका फिर पूरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। आप पूरे अपने जिस सूबे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे सूबे में किसी भी शहर आप जाना चाहें, आप फ्री में जाते हैं। तो वो 300 यूरो ये आपसे महाना लेते हैं। उसके इस महाना नहीं, सॉरी, 6 महीने का 300 यूरो वो सिर्फ इसलिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन मिले, बाकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है। जी पब्लिक जी, यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी फ्री है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो मदीहा और फरवा जो है वो बता रही हैं कि जर्मनी में अगर आप जो है वो एजुकेशन हासिल करने में इंटरेस्टेड हैं, जो भी हमारे यूथ है, तो वहाँ पे कोई ट्यूशन फीस नहीं होती। ट्यूशन फीस जो है ना वो गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देती है। इवन वो या उनके लोकल रेजिडेंशियल जो जर्मन सिटीजन हो, या बाहर से अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, तो दोनों केसेस में उनसे ट्यूशन फी नहीं ली जाती। लेकिन बाकी जो उनके रहने के लिए और बाकी जो उनके एक्सपेंसेस हैं, तो उनके पैसे एडवांस में उनको जमा कराने पड़ते हैं उस प्रोसेस के दरमियान, उसके बाद उनको जो है वो मिलती है। जी मदिया, आपसे पूछेंगे कि जैसे फरवा ने बताया कि एक पूरा प्रोसेस मेरे ख्याल में आपने भी वही किया होगा जो फरवा ने किया, लेकिन जब आपकी एडमिशन यहाँ पे हो गई तो ड्यूरिंग स्टडी आपने फिर स्कॉलरशिप अवेल कर ली, तो वो क्या प्रोसेस था, कैसे आपने जो है वो ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी जो है ना अवेल कर दिया, तो ये भी जो है ना हमारे स्टूडेंट्स को आप बताएं। जी, फरवा की बात में मैं 2 पॉइंट्स जरूर ऐड करूंगी जी जी, जो उनसे शायद मिस हुए हैं। कि एक तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले A1 लेवल यहाँ के किसी इंस्टीट्यूट से सीखना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। A1 आप सीखें और आपकी सर्टिफिकेट हो। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसल्टेंट से रुजू करते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कहूँगी कि ऐसा ना करें। आप अपना कॉस्ट बचाएं, आप कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली करें, हम दोनों ने किया और बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। और जहाँ तक स्कॉलरशिप का सवाल है, तो देखें, जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपकी हार्ड वर्क मैटर करती है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं और ये बहुत प्रेफर करते हैं कि आप खुद भी मेहनत करें। जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, ये हर यूनिवर्सिटी में एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जिसको ये कहते हैं डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम। आपको महीने के 300 यूरो ये देते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसमें केस ये होता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आपको अपना CV सबमिट करना है, ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई करते हैं तो ग्रेड की एक ट्रांसक्रिप्ट करते हैं आप सबमिट, और मोटिवेशन लेटर सबमिट करते हैं। जब इनिशियली मैंने अप्लाई करने के लिए उसकी क्राइटेरिया पड़ी थी तो मैं इतना फिट नहीं कर रही थी उस क्राइटेरिया में, क्योंकि उनको सोशल वर्क का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जर्मनी में काफ़ी वैल्यू किया जाता है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की थी, ना मुझे पाकिस्तान में कोई एक्सपीरियंस था, ना मैं जर्मनी में, तो नहीं कर पाई क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर इनिशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आप नहीं कर पाते इनिशियली, बाद में वो भी हट जाएगा डेफिनेटली। तो वो नहीं था। बट
जस्ट बिकॉज मैं अपनी बैच की टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट थी, इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दे दी थी। उन्होंने बाकी सारे क्राइटेरिया को वेवर ऑफ किया। इसमें जो भी नेक्स्ट स्टेप पे अप्लाई करता है, आई एम श्योर पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आप यहाँ आएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे अप्लाई करते हैं, कहने का मकसद ये है कि आप क्राइटेरिया देख के पीछे ना हटें। अगर आपने एक पॉइंट में भी स्कोर कर दिया, ये आपको देते हैं। और स्कॉलरशिप का सिंपल तरीका है, आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है, लिंक भेजती है। आप अपना CV बहुत अच्छा बनाएं, अपनी स्किल सेट को मार्केट करें, अच्छी मोटिवेशन लेटर लिखें और एक बेहतरीन ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट के साथ आप अप्लाई करें, और ये डेफिनेटली आपको ज़रूर लेंगे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी कि मुझे उसके बाद इन्होंने यहाँ स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब भी दी है, मैं यहाँ काम भी करती हूँ एज ए स्टूडेंट असिस्टेंट, और उसमें भी इनका क्राइटेरिया उसका क्या बेनिफिट है जो अभी आप उसके साथ जो काम करती हैं उसका क्या बेनिफिट है? देखें, एक तो मॉनेटरी बेनिफिट है, मुझे सैलरी ये लोग दे रहे हैं 250 यूरो, तो 300 + 250 मेरा खर्चा पूरा निकल आया। आई डोंट वांट टू सेव मनी एनीमोर। एक तो ये हो गया, ये इन्होंने दिया। और दूसरा देखें, एक प्रोफेसर के साथ जर्मन जब आप काम करेंगे, आपका इतना ज्यादा एक्सपोजर आता है। मुझे बैकएंड पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम, मैं लैब मैनेज करती हूँ यहाँ, फाइनेंशियल सिमुलेशन, मार्केट सिमुलेशन का मेरा लैब मैनेज होता है, और मैं जो हूँ लेक्चर्स देती हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। मेरे 3 लेक्चर्स होते हैं, तो वो मैं देती हूँ। इस बेस पे मुझे अगर मैं जब प्रोफेशनल नेटवर्किंग करने निकलती हूँ, तो वो वहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी एज बन जाती है कि आपको जर्मन मार्केट में एजुकेशन सिस्टम में ही सही एक एक्सपोजर है। तो एक ये होता है। दूसरा, आपको सीखने का मिलता है काफी ज्यादा। और प्रोफेसर आपको अपॉर्चुनिटीज, अगर उनके पास कोई आएंगे तो, और उनको पता है कि यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, आप कर सकते हैं, तो जर्मनी में वो बहुत ज्यादा इस चीज को रिस्पेक्ट करेंगे और आपको खुद ही आगे भेजेंगे कि यस, मेरा कोई असिस्टेंट है जो कर सकता है। फॉर इंस्टेंस फॉर PhD मुझे खुद परस्यू करना है, तो वो आगे मेरी एप्लीकेशंस के साथ मैं जिधर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले वो जरूर करते हैं। तो ये आपका प्रोफेशनल एक्सपोजर अलग है, आपको मार्केट और प्रोफेशनल नेटवर्क मिला, और मॉनेटरी बेनिफिट डेफिनेटली वो भी मैटर करता है कि आपको काफी हेल्प हो जाती है। मैं एक चीज ऐड करूंगी मदिया के लिए कि मदिया एक वाहिद बंदी पाकिस्तान से जिसको ये स्कॉलरशिप मिली, मेरी यूनिवर्सिटी में से, हमारी यूनिवर्सिटी में से। बिकॉज सारे यहाँ पे इंडियंस हैं, दूसरे नेशनैलिटीज के भी हैं, पर पाकिस्तानी कोई नहीं था। एंड या बिकॉज इसमें मैं बताऊंगी आपको, थैंक यू सो मच। उसमें रीजन ये है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। हम मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि हम काफी ज्यादा बैकफुट पे रहते हैं। हमें अपना टैलेंट जब हम उनको शोकास्ट करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको हर अपॉर्चुनिटी देंगे, और वो करना लाजमी है, हार्ड वर्क और एक्सपोजर। जब आप इस सिस्टम में आएंगे, जब हमारा शिफ्ट हुआ, तो जब पहली क्लास मैंने ली, मैं खुद भी शॉक्ड थी। इट वाज सो टफ, इतना ज्यादा डिफिकल्ट था। पर आप अपने ऊपर भरोसा रखें, और पीछे आपकी वालिदैन की दुआओं में भी भरोसा रखें, क्योंकि कोई बैठा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है वहां से, और आप करें, आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। इंशाल्लाह आपकी तरफ आते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। मैं पिनकेश की तरफ जाना चाहूँगा। पिनकेश, आप की जो आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि आपकी जो एजुकेशन में जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी, और आपने बड़े अच्छे प्रोफेशनल तरीके से पूरी चीज़ को परसू किया था। लेकिन आप से मेरा पर्टिनेंट क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि आप IT से, जैसा आपने बताया कि आपका ताल्लुक है और अभी आप जॉब भी कर रहे हैं, तो क्योंकि कोविड-19 के बाद जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बूम कर रही है या करेगी, वो IT की इंडस्ट्री ही है। तो आप क्या उसका फ्यूचर जो है वो देख रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यंगस्टर्स को आप क्या बताएंगे कि वो किस तरह से इस कैरियर को परसू करें, और वहाँ यूरोप में किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज IT की जो है वो स्टडी की भी और जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो मौजूद है? मेरे हिसाब से IT की जो ये करंटली तो IT का बूम है। आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर IT का कोई स्किल सेट है, तो आपको ये कोविड की सिचुएशन भी कोई अफेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि अभी यहाँ पे, जैसे मैं अभी चेक रिपब्लिक में हूँ, यहाँ पे काफी लोगों की जॉब लूज हुई थी, और IT में हम लोगों को प्रमोशंस मिल रहे थे। तो ऐसा भी देखा है हमने ये टाइम। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज्यादा हैं यूरोप में। जैसे मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स हो। जैसे अभी मदिया ने बोला था कि हार्ड वर्किंग, यस इट्स इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम ये सब स्कॉलरशिप्स हंट करने में, जॉब्स हंट करने में आपको स्मार्ट वर्किंग भी चाहिए। तो हमारे पास काफी हार्ड वर्किंग लोग हैं, बट
एट द सेम टाइम वो अचीव नहीं कर पाते या जॉब नहीं ले पाते या वो कोई स्कॉलरशिप नहीं अचीव कर पाते। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एक पैटर्न है, एक किस्म के मैं रेफरेंसेस लिख रहा हूँ, या एक पैटर्न के मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अगर मैं वो 100 भी लिख दूंगा, मुझे 100 रिजेक्शंस आएंगी जब तक मैं उनसे लर्न नहीं करूंगा और उनमें कोई मैं अमेंडमेंट्स नहीं लगाऊंगा। तो इट्स सेम विद द जॉब एज वेल। अगर आप एक ही माइंडसेट के साथ अगर आप जॉब पे अप्लाई करोगे, इवन तो आपको वो सब आते सब, अगर आपको वो स्किल सेट पूरा आता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते इंटरव्यूअर के पास, तो उसके सामने तो आपको वो जॉब शायद मुश्किल से मिले। तो जॉब्स बहुत ज्यादा है, आईटी का अपना एक अच्छा सा बूम है अभी। और दूसरा ये भी कि मैं मोस्टली उन लोगों को मोटिवेट करूंगा जिनका अपना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है आईटी में, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि या तो बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा या बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट, हाँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। उसका उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि काफी लोग आईटी में आ तो जाते हैं बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं बन जाते। वो जैसे तैसे करके उनका बैचलर्स निकल जाता है, बट जब वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास एक निज़ाम, हम लोग इतना पीछे जा रहे हैं पाकिस्तान में अभी एजुकेशन के हिसाब से। जब आप यहाँ पे आते हो, अगेन जैसे मदिया ने मेंशन किया कि जब आप फर्स्ट अपनी क्लासेस लेते हो तो आप हैरान हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मोस्टली मेरे साथ जैसे हुआ था, कुछ महीने, मदिया की तो फर्स्ट क्लास थी, मेरे तो कुछ महीने जो है वो सर से ऊपर से बातें जा रही थी। नहीं, it continued with me as well. कुछ महीने with us तो इट्स प्रीटी हार्ड। मतलब आपको एक अपने स्किल सेट पे काम करना होता है, वो इम्पोर्टेंट है। वो वही काम कर सकता है जिसका अपना इंटरेस्ट होगा। कोई कोई बच्चा है, उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है या उसका आर्ट्स में है, अगर आपने उसको घुसा के आईटी में डाल दिया है या इकोनॉमिक्स में डाल दिया है, तो वो चलो ठीक है, वो मास्टर्स कर लेगा जैसे कैसे, पर उसको वो उतना अचीव नहीं कर पाएगा अपने उस गोल्स को। और इसके साथ ही आपकी काफी चैलेंजेस भी आसान हो जाते हैं। एक तो आपके अपने पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनका अपना सपोर्ट है। मुझे भी हमेशा से रहा है, शुरू से मेरे स्कूल से लेके अभी तक जो भी मेरे डिसीजंस थे उन सब में मेरी वालदा का, मेरे भाइयों का सपोर्ट रहा है उनमें। तो वो सब चीजें तभी पॉसिबल होती है जब आपका अपना इंटरेस्ट होता है। अगर मेरा शायद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता तो मैं पता नहीं शायद अभी कहाँ होता, यहाँ पे ना होता एटलीस्ट। जी जी तो बिल्कुल। ये सारा इंटरेस्ट की बात है। जी जी, मतलब जो स्टूडेंट है उसको इंडिविजुअली अपने करियर को परसू करने के लिए अपने स्किल्स जो है उनको इम्प्रूव करना चाहिए, या उसका जो इंटरेस्ट है उसी फील्ड में उसे अप्लाई करना चाहिए, ताकि उनकी सीवी स्किल्स और उसकी एजुकेशन जो है वो उसको सपोर्ट करे अगर वो फर्दर वो स्टडी करना चाहते हैं। अच्छा पिंकेश, क्योंकि आप काफी अरसे से मेरे ख्याल में रह रहे हैं वहाँ पे यूरोप में, इस वक्त आप प्राग में हैं और स्टडी भी की, आप जॉब भी कर रहे हैं, तो एक ये ट्रेंड सुनने में आया है कि ग्लोबली ये मोस्टली इंडियन और चाइनीज जो है वो अपने बच्चों को फॉरेन स्टडी के लिए भेजते हैं, चाहे उनको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो वो लोन्स लेके, बैंक से लोन लेके अपने बच्चों को जो है वो पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। तो इस ट्रेंड को आपने कितना देखा है कि इंडियन, चाइना और दूसरे मुमालिक से लोग जो है ना बड़ी तेजी के साथ अपने बच्चों को भेज रहे हैं? क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की है? हाँ, चाइना की मुझे नहीं पता, बट मैंने इंडियंस की, तो उनके पास तो एक पूरा प्रोग्राम है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में एक नेशनल बैंक ने स्टार्ट किया था, बट उनका लोन 70,000 का था। 70,000 तो शायद वो हैदराबाद से इंसान इस्लामाबाद ही हार्डली जा सकता है। तो वो हमारे यहाँ इतना इफेक्टिव नहीं था, बट इंडिया में मैंने देखा है ये उनका इतना अच्छा होता है कि वो 3 साल का उनका होता है, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी होती है, एंड देन वो जब उनकी जॉब लगती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना लोन पे बैक करते हैं। तो ये मैंने इंडिया में बहुत देखा है। मेरे काफी अजीज दोस्त भी हैं ऐसे जो इस प्रोसीजर से यहाँ पे आए हैं। उसी वजह से हमारे हमारे लोग, स्पेशली जो हमारे सिंधी लोग हैं, वो रह जाते हैं, क्योंकि एक फाइनेंस का एक अच्छा खासा अपना एक मसला होता है। जैसे अभी फरवा ने मेंशन किया, 11,000 यूरो एक अच्छी अच्छी बड़ी कॉस्ट है। इट्स नॉट समथिंग कि वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इस वक्त तो तकरीबन 18 लाख मतलब हो गई, अगर मैं पता नहीं 1,60,70,000 यूरो है कितना, 170 यूरो चल रहा है तकरीबन, इतने मतलब पैसे जो है ना वो हो गए 195 प्लस है। तो मतलब आप डबल ही उसको कर दें, मतलब तो ये कोई 18-20 लाख बनते हैं ना, तो वो बिल्कुल सही बात है जी। पंकज,
हाँ, तो ये एक मतलब ये अगर 20 लाख रुपए है, ये उनके लिए है जो अफोर्ड कर सकता है। 20 लाख है तो इन द एंड वो आपको रिटर्न ही हो रहे हैं। जैसे जर्मनी की अभी एजुकेशन फ्री है, हमारे यहाँ प्राग में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, मैं अभी कुछ दोस्तों की हेल्प कर रहा था। अब उनकी सालाना फीस जो थी, यहाँ पे एजुकेशन फ्री नहीं है बट उनकी सालाना जो फीस है वो पाकिस्तानी 2.5-3 लाख है। अगर आप 2 साल की लगा ले तो आपकी 6 लाख में अच्छा मास्टर्स हो सकता है। बट हमारे यहाँ एक तो अजीब सा वो कंसल्टेंट का हिसाब किताब बना हुआ है कि बच्चे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो उनको लूटते हैं, फिर वो उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे जो कि आप जब यहाँ पे आओगे आपको पता चलेगा कि वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो तो एक छोटा सा कॉलेज है और वहाँ हाँ। की कोई डिग्री वर्थ नहीं रखती। तो वो एक अपना होमवर्क नहीं करते बच्चे, वो चाह मतलब एक अच्छा खासा होमवर्क होता है जब आप सोचते हो कि मुझे बाहर जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा दुनिया अपने लिए खोली हुई है कि आप हर जगह बैठ के अप्लाई कर रहे हो। जैसे मेरे पास था, मुझे मेरा टारगेट था एरास्मस मंडस का। अगर फरवा ने अप्लाई किया है, मदिया ने अप्लाई किया, उनका एक टारगेट था कि मुझे जर्मनी जाना है। वो जब नेरो डाउन चीजें हो जाती हैं तब आपके पास एक विजन आपका क्लियर होता है। और अगर ऐसे ही आप, क्योंकि बच्चे मैंने देखे हैं वो कंसल्टेंट के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे यार हमारे पास ये इतने पैसे हैं, कम से कम जो है आप हमें भेज दें, तो वो बोलेंगे कि आप टर्की चले जाएं। अभी वो भी एक बड़ा स्कैम था। वो टर्की की जगह वो साइप्रस चले जाते थे, साइप्रस की जगह वो टर्की चले जाते थे। जी जी। तो मतलब ये ये भी एक अच्छी खासी इंडस्ट्री हमारे पास पाकिस्तान में जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो होमवर्क नहीं करे, वो जी अपना जी। एक प्रॉपर होमवर्क नहीं करे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। आज अभी तो हिसाब ये है कि आपकी हर चीज इंटरनेट पे पड़ी हुई है। इवन ऐसे भी काफी लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं, पाकिस्तान में तो अभी ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे भी देखे हैं जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेते ही नहीं है और वो इंटरनेट से अपने कुछ स्किल सेट बना लेते हैं। इवन मेरे साथ काफी ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो मेरी इवन मुझसे ज्यादा हायर पोजीशंस पे हैं, उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नहीं है। अच्छा। तो हाँ, ऐसे ऐसे काफी लोग हैं। इवन मेरे सीनियर हैं, मेरे पास बैचलर से उसके बाद मेरा मास्टर से एक मैं तवील एक जर्नी से गुजर के मैं अभी उस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हाई स्कूल है, उन उसके बाद उनको एक पता था कि भाई फॉर एग्जांपल किसी का बचपन से प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होता है तो वो हाई स्कूल करके वो अपनी प्रोग्रामिंग करता है। उनके लिए फिर उनके हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि कोई कुछ लोग बोलते हैं कि स्कूल यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो उनके हिसाब से उनको स्किल्स ऑनलाइन मिल गई एंड देन विद एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि अगर कोई मेरे साथ कोई अगर 26-27 साल का अगर कोई मेरे साथ कोई हायर हुआ है, अब जब मैं अपना एक्सपीरियंस डिफाइन करता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरे पास 5 साल एक्सपीरियंस है। और अगर वो अगला बताता है कि मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, बंदा हैरान हो जाता है कि 15 साल तो मतलब स्कूल के बाद जैसे उसने वही काम करना शुरू कर दिया था। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल इसी तरह से है कि वहाँ पे फोकस्ड एजुकेशन है हमारे मुल्क में, क्योंकि जिस तरह आपने कहा यहाँ पे एजेंट्स के पीछे बच्चे इसलिए लग जाते हैं कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा अवेलेबल नहीं है जो बच्चों की मेंटोरिंग करे या उनको बताए। जैसे मतलब हम ये सेशन कर रहे हैं, ये काम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज का है, मतलब डिपार्टमेंट्स का है कि अपने जो यूथ है उनको बताएं कि किस तरह से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। फरवा और मदिया, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जर्मनी में कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको हमारे बच्चे टैप कर सकते हैं मास्टर के लिए, एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए? कोई 2-3 ऐसे प्रोग्राम्स बता दें हमारे यूथ को। अभी तो रिसेंटली जो गोइंग ऑन है वो है दाद की स्कॉलरशिप। दाद DAAD.DE दाद की फेमस स्कॉलरशिप है जो आजकल अवेलेबल एप्लीकेशन इसकी खुली हैं। तो वहाँ मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई करें और साथ में ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, आप दाद में अप्लाई करते हैं। दूसरी जो स्कॉलरशिप अभी खुली तो नहीं है पर जिसके थ्रू में आई थी 2014 में जर्मनी, जब मुझे पता चला था, वो है ईफा की तरफ से IFA। जी, ये होता है क्रॉस कल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम और इसके काफ़ी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स भी हैं या इसी तरह के मास्टर्स इनके अगर इवन हैं। लिंक्स आप चैट बॉक्स में मेरे पास अगर इनके लिंक्स जो है ना वो अगर पॉसिबल हो तो आप करें तो मैं फिर सोशल मीडिया पे और यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लूँ, तो कि वो एंड ऑफ द सेशन खुद भी उनको जो है थोड़ा विजिट करें उन लिंक्स को जो है ना। जी फरवा, डिस्कशन बात आप जारी रखें। जी, तो इस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं जो फुली फंडेड हैं और आजकल इरस्मस के लिए भी आई गेस जर्मनी भी एलिजिबल होता है, यहाँ पे भी बच्चे पढ़ने आ सकते हैं, जिसमें पिंकेश यूरोप आया था।
तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जिनका, आईटी से रिलेटेड है, तो वो इस फील्ड से आ सकते हैं यूरोप, जर्मनी। और सोशल साइंस, जिनका सोशल साइंस का बैकग्राउंड है, क्या वो भी जो है? अच्छा, वो भी आ सकते हैं। दाद की स्कॉलरशिप है, वो आराम से इजीली डेवलपमेंट सेक्टर से हो, इवन आप पीएचडी के लिए आ जाएं, प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आ सकते हैं। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी एज ए फाइनेंस से रिलेटेड, कि मैं क्योंकि खुद को खुद ही सपोर्ट कर रही हूँ, कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउड है 20 आवर्स पर वीक, लाइक वीकेंड हम काम कर सकते हैं 120 डेज पूरे साल में। तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, जो भी आते हैं, ठीक है, वो अपना पैसे जो है डिपॉजिट करवा के आते हैं सारे अकाउंट में, पर वो साथ में ये भी कर रहे होते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। लाइक दिन में 4 घंटे उन्होंने जॉब कर ली, और इसी तरह 20 घंटे, कितने 20 आवर्स वीक आप कैसे भी कर सकते हैं। वो उन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे भी है, आपके वीजा के साथ आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है कि भाई ये आपका वर्क परमिट है, आप जॉब कर सकते हो। तो जो है आपने कौन सा काम किया, हमारे यूथ को बताएं, आपने कैसे यूटिलाइज किया उसको, क्या काम किया? आप मोटिवेट करें, आप बताएं कि आपने वहां पे इन आवर्स को किस तरह से प्रोडक्टिवली जो है वो इस्तेमाल किया। प्रोडक्टिवली तो मैं कहूँगी, मैंने एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट तरह की साइड जॉब्स भी होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बच्चे आते हैं, मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा साइड जॉब्स लड़के ही करते हैं, क्योंकि वो दैट रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब अमेज़न वगैरह जैसी यहाँ पे जॉब्स होती हैं, कुछ साइट पे आप कर सकते हैं। बट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे भी लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं। काफ़ी सारी पाकिस्तानी लड़कियां भी, मैंने एक्चुअली किया था, मैंने मैकडोनल्ड्स पे काम किया था। अब मैं पाकिस्तान में बताऊँ मैंने मैकडोनल्ड्स पे काम किया तो कहें जबरदस्त, पता नहीं क्या करी थी। बट नहीं, यहाँ पे इट्स कॉमन, बुरा नहीं समझा जाता। काम काम है, आप स्टूडेंट हो, आप जाके बताओगे कि भाई मुझे जॉब चाहिए, और आपको सबसे बड़ी बात कि आप कहो मुझे जर्मन नहीं आती, तो फिर इस तरह के जो पूरी चेन्स होती हैं, मैकडोनल्ड्स हो गई, बर्गर किंग हो गया, ये फिर बच्चों को हायर करते हैं कि भाई बिकॉज इस यहाँ पे इंग्लिश स्टाफ ज्यादा होता है, तो आप इजीली अकोमोडेट कर जाते हो, अदरवाइज फिर दूसरी जगहों पे आपको जबान आनी चाहिए। तो फिर इस तरह आप बच्चे पे सपोर्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता फाइनेंसिस का, और आ जाते हैं। ये बस मोटिवेशन होनी चाहिए कि हम अपने पैसे रखवा के आ रहे, तो वो रखे रहते हैं, फिर आप साथ में काम करो, पढ़ाई करो। और यहाँ पे प्रोफेसर्स काफी सपोर्टिव होते हैं, वो बच्चों को ये नहीं कहते कि आपके 1.5 साल का डिग्री प्रोग्राम में आप आए हो तो आप 1.5 साल में ही कंप्लीट करो। वो कहते हैं बिकॉज आपको यहाँ पे काम करना होता है, आपको पढ़ना होता है, घर के काम करने होते हैं, और आप फैमिली से दूर हो, तो आप अपने खुद पे इतने कोर्सेज का लोड ना लो कि आपके 6 कोर्स आपको इस सेमेस्टर में करने, तो आप 6 उठा लो, आप पहले 3 उठाओ, पहले 3 पढ़ के देखो, फिर 3 पढ़ के देखो, बिकॉज यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं अपना मास्टर्स 3 साल के अंदर अंदर। जैसे हमारा भी 1.5 साल का प्रोग्राम था, बट हमारे ये 4था सेमेस्टर है, तो हमारे भी हमारे से मास्टर थीसिस रहता है अभी। तो ये फ्लेक्सिबल है, प्रोफेसर्स भी और सिस्टम भी, तो आपको अलाउ करते हैं जी। तो हमारे जो यूथ सुन रहे हैं, जैसे फरवा ने बताया, बड़ी अमेजिंग बात उन्होंने बताई कि जो वर्क आवर्स जो है वो स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो उसको प्रोडक्टिवली वो यूटिलाइज जो है, जैसे फरवा ने बताया कि उन्होंने मैकडोनल्ड्स पे भी काम किया, मुख्तलिफ जगहों पे। तो जब मेरा 1-2 दफा आना हुआ है वहाँ पे यूरोप पे, प्राग में, हमने देखा कि वो टूरिस्ट जो बसेस थी ना, उस पे वो टिकट्स जो हैं वो सेल करने वाले स्टूडेंट्स थे, इंडिया से, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हमें वहाँ पे मिले। तो इस तरह की मुख्तलिफ जॉब्स हैं जिनके लिए अगर जो भी बच्चे वहां से आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो टैबूज जो है ना, जो ट्रेडिशनल हमारी थिंकिंग है, उसको छोड़ के फिर पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। अगर उन चीजों को में वो पढ़ेंगे तो वो शायद नहीं कर सकेंगे। मदिया, मेरा आपसे सवाल ये है जी, आप इसमें ऐड भी कीजिएगा, और उसके साथ मेरा सवाल ये है कि जैसे आप स्टडी के सिलसिले में यहाँ पे आते हैं जर्मनी में या किसी और मुल्क में, आप जब जर्मनी में आई तो क्योंकि अपने घर से दूर थी, जैसे फरवा बता रही है, तो घर से दूरी की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे कोई कम्युनिटी इंगेजमेंट, कोई ऐसी चीज, कोई पाकिस्तानी एम्बेसी कोई सपोर्ट करती है, कोई बिजनेस कम्युनिटी, या आप स्टूडेंट्स मिलके जो है ना, वो किस तरह से इस कमी को आप जो है वो दूर करते हैं? जी श्योर। सबसे पहले तो मैं पिंकेश की बात के साथ अग्री करूंगी कि उन्होंने कहा कि द ग्रेड्स डोंट मैटर ओनली, और ये मैं भी पर्सनली अग्री करूंगी, क्योंकि मेरी प्रोफाइल में अदर देन ग्रेड्स कुछ था नहीं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास सिर्फ सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है, आप फिर भी करें। आपके पास सिर्फ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आप फिर भी करें। वो एक कैटेगरी के ऊपर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड कर देंगे, दे डू दिस, अगर आप एक्सेप्शनल हैं किसी भी कैटेगरी में।
सही है। फरवा की बात जहाँ तक है, तो मैंने खुद पर्सनली भी अमेजोन में काम किया है, इनके साथ ही किया है। क्योंकि देखें, ये हम आ जाते हैं एक साल का 10,000 11,000 यूरो दे के, अगले साल हम नहीं इतना ज्यादा, इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि आप हर साल ही 11,000 यूरो दें। जब आप यहाँ काम शुरू करते हैं और आपके पास पे स्लिप्स हैं जो अमेजोन पे आपकी बनती है, तो अगले साल आपको पैसे नहीं देने, आप सिर्फ पे स्लिप दिखाएं। आप अपनी पे स्लिप दिखाएंगे, वो आपको बगैर किसी फंड के वीजा एक्सटेंशन देंगे, आपको अगले साल नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत मेजर रीजन है। मैंने और इसने न्यूज़पेपर्स भी थ्रो किए हैं, और ये मैं मोटिवेट कर रही हूँ लोगों को। हम सुबह निकलते थे और लिटरली हमारे पास एक ट्रॉली होती थी, उसमें हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लेके जाते थे और घरों में डाल के आते थे, क्योंकि हमें वो पे स्लिप चाहिए अगर हमें आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। तो हर तरीके की जॉब है, आप कर सकते हैं। जो मैं सॉरी कट कर रहा हूँ, ये वर्क आवर्स आपको स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, खुद से यूनिवर्सिटी आपको ये इजाजत दे देती है? क्या प्रोसेस है कि आपको वो इजाजत देते हैं कि आप इतने जो है ना वो डेज काम करें, वो क्या प्रोसेस होता है? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको, सॉरी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट आई लाइक टू पुट नहीं, लाइट ऑन द प्रोसेस। जब आप स्टार्ट करते हैं, आप इनिशियली जर्मनी आते हैं, तो आपको रेजिडेंस एक घर चाहिए होता है। जब आपने एक घर ले लिया, जिस शहर में लिया, वहां से जाके आपको यहाँ सिटी रजिस्ट्रेशन होती है। वंस यू आर डन विद सिटी रजिस्ट्रेशन, जो आप अंग्रेजी में जाके करवा सकते हैं, तो जो सेकंड स्टेप होता है वो आपका जो है बैंक अकाउंट ओपनिंग का होता है। आप अपना करंट अकाउंट खोलते हैं, जिस अकाउंट में आप पैसे डलवा के आते हैं, इट इज कॉल्ड ब्लॉक्ड अकाउंट। जिस अकाउंट से आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपका करंट अकाउंट है। आपने करंट अकाउंट खोला, फिर आप वीजा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देते हैं। स्टूडेंट्स को मैं यहाँ बता दूंगी कि जिसने देनी है वो एक बात ये जहन में रखे कि A1 लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आप वहां जाके जर्मन में बात कर सकें, और वहां जर्मन ही बोलनी पड़ती है। ये फरवा का एक्सपीरियंस रहा था, उन्होंने इसको कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक कि आप एक ट्रांसलेटर लेके आए। इसका अपॉइंटमेंट वॉइड कर दिया था इन्होंने। इस तरीके की चीजें होती हैं, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी और के साथ ना हो। और यहाँ आती है कम्युनिटी एंगेजमेंट। पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक पूरी एक एंटिटी है जो काम करती है इधर, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से। फेसबुक पे आप सर्च करें, आपको मिल जाएगी आराम से। आप वहाँ पोस्ट करें, फ्रॉम ईद टू 14 अगस्त, एवरीथिंग वी डू एवरीथिंग हियर। इधर ऐसा रमजान, इफ्तार, और जर्मन डाइवर्सिटी की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी भी होस्ट करती है इफ्तार। सिर्फ ये नहीं करते, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के अलावा एक यूनिवर्सिटी की तरफ से इवेंट होता है ईद पे, क्योंकि बच्चे बहुत दूर होते हैं अपने घर से, तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट यूनिवर्सिटी खुद करवाती है, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक से और खुद जर्मन्स भी आते हैं एक दूसरे के कल्चर को सीखना। अदर देन दैट, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन हर इवेंट पे एक कुछ ना कुछ, उनका हर तारीख पे जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उस पर एक इवेंट कराती है। आपने जब कमिंग बैक टू वीज़ा एक्सटेंशन, आप वहाँ पोस्ट करें, उनसे कहें आपको ट्रांसलेटर चाहिए। बच्चे एक दूसरे की फ्री में ही हेल्प करते हैं, पैसे नहीं चार्ज करते। अगर आप फॉर्मली करने जाएंगे तो ट्रांसलेटर पैसे लेगा। आप पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन पे जाएं, कोई आपसे पैसे भी नहीं लेगा, आपके साथ आएंगे, और वहाँ आपको आपका एक्सटेंशन मिलती है और वर्क परमिट साथ देते हैं। वो दोनों चीज़ें आपको देते हैं कि अब आप काम करें और आप फौरन से काम स्टार्ट करें। आपको जर्मन नहीं आती तो आप ये काम स्टार्ट करें, फिर आप जर्मन सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, जरूर सीखें प्लीज। सॉरी, यहाँ पे लोग कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है जर्मनी में। वो डेफिनेटली सर्टेनली है, बट यहाँ यूनिवर्सिटीज फ्री में कोर्सेज करवाती हैं, जो हमारी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी। तो जो गवर्नमेंट की, कि वो हर लेवल से, A1 लेवल हो, A2 लेवल हो, B1 लेवल, B2 लेवल तक आपको यूनिवर्सिटी, जिस तरह हमारा हम दूसरे कोर्सेज पढ़ रहे हो, इसी तरह हम जर्मन लैंग्वेज भी साथ पढ़ते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा आपको बेनिफिट होता है। आपको पैसे नहीं देने पड़ते। आप अलग से कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाके कोर्स करोगे तो डेफिनेटली 400-500 यूरो आपके लगेंगे हर कोर्स के, मतलब लेवल के। तो इससे भी हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। जी। तो लैंग्वेज आप जरूर सीखें, और आप यूनिवर्सिटी के साथ सीखें, क्योंकि आपको अगर फॉर्मल स्टूडेंट्स ना अपने शेल से बाहर निकले। जब हम पाकिस्तान से, जैसे आपने कहा, कुछ टैबूज हैं, हम वो साथ लेके आते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा अब कबाबें फ्राई करनी पड़ेंगी या न्यूज़पेपर थ्रो, कैसे, मैं क्या कैसे, लेकिन ये करना पड़ता है और इट इज़ ओके। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लैंग्वेज सीखें, आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी और आपको डेफिनेटली मिलेगी। नेटवर्क बनाएं। हम क्या करते हैं, हम बात भी नहीं करते, डरते हैं। पर्सनली हम कोर्सेज सीख रहे हैं, हम कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैं बोलूंगी नहीं, मैं सीख नहीं सकती। और इस एक्सपीरियंस को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा स्कॉलरशिप का डिनर था, वहाँ वो लोग सिर्फ जर्मन बोल रहे थे, और क्योंकि मैं अपने शेल में थी उस वक्त, मैं नहीं थी,
तो मैंने बहुत सारी शायद अपॉर्चुनिटीज मिस की जो नेटवर्क डेवलपमेंट की थी, क्योंकि मैं निकल ही नहीं पा रही थी एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि सब आसपास आपके। लेकिन वहीं मैंने सोचा कि कल को कोई और आता है और उसने पहले ही अपने आप को इतना ओपन कर लिया है, तो वो डिनर पे बहुत अच्छा नेटवर्क बन सकता है। और आप बात करें, बात करना लाजमी है। और पाकिस्तानी हर जगह मौजूद है सर, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। हो ही नहीं सकता कि कहीं आपको ना मिले। वो उनकी सोशल प्रेजेंस इतनी ज्यादा है और वो आपकी हर चीज में इतनी ज्यादा हेल्प करेंगे। फॉर इंस्टेंस हमारी यूनिवर्सिटी में व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनते हैं। आप एक पाकिस्तानी से बात करेंगे, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगा। वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज का अलग है, ये इवेंट्स का एक अलग ग्रुप बना हुआ है कि अब ईद का है या रमजान है तो नमाज साथ पढ़, मतलब आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा पूरा, मस्जिद में साथ जाना, ये सारी चीजें बिल्कुल मौजूद है। पाकिस्तानी इतनी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है पाकिस्तान में, स्पेशली मर्द हजरात जो है ना, वो इतना वो करते हैं कि भाई पता नहीं क्या। फिर यहाँ पे आते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि नहीं अब हम, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, फिर भले आप किसी भी सूबे के हो या कहीं से भी आए हो, तो या इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ से आए हैं, सिंध से, पंजाब से, जी पाकिस्तानी हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी गुफ्तगू बताए आप कर रहे हैं और हमारे यूथ जो है लर्न कर रहे हैं। तो फरवा और मदिया, आप दोनों जर्मन लैंग्वेज में आपस में कन्वर्सेशन आप लोग करते हैं कभी या नहीं? समटाइम्स यस, आपस में नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको फिर बाकी जगह पे करनी पड़ती है। बाकी जगह आप ग्रोसरी करने जाते हैं, आपको करनी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस अगर हमने यहाँ से कुछ खरीदा, आप कस्टमर हैं, पाकिस्तान में तो कस्टमर इज द किंग, वो आपको बिल्कुल आपकी हर लैंग्वेज में जवाब देते हैं। आपने यहाँ से कुछ खरीदा और आपका खराब हो गया या आप तक डिलीवर नहीं हुआ, तो वो आपको, फॉर इंस्टेंस ये अक्सर इनका सवाल होता है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, वो आपको सामने से कहेंगे नहीं, और फिर आपको पूरी लैंग्वेज, और ये आपको बोलने से डरे नहीं। पर्सनली हम डर डर के ही चल रहे थे शुरू में। जहां आपका डर खत्म हो जाएगा, आप सीखेंगे। ऑब्वियसली आप गलत होंगे, लेकिन आप सीखेंगे, गिर गिर के समझ जाएंगे। और इस चीज को इतना अप्रिशिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरी इतनी अच्छी जर्मन नहीं है जिस तरह मदिया बोलती है, तो मैं कभी फोन में बात भी कर रही हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि अब मेरी दोस्त से बात कर लें क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं आती, तो वो बेचारे हंस रहे होते सामने से कि जो तुमने बोला पता नहीं क्या बोला, पर ठीक है। अभी तो काफी सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी हैं कि मतलब एक दफा मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि पराग में हम थे, तो वो बात उसको नहीं समझा रहे थे, तो वो खुद से उसने वो सॉफ्टवेयर खोला, हमने इंग्लिश में बात की, वो ट्रांसलेट हुई उस लैंग्वेज में और उसने जवाब दे दिया। लेकिन ये है कि लैंग्वेज, आप जाहिर है लैंग्वेज जो है वो एक कल्चर को रिप्रेजेंट भी करती है। तो आप अगर किसी की लैंग्वेज सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आप उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। पिनकेश की तरफ मैं आऊंगा। पिनकेश, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जो दूर बैठे होते हैं उनको वो लोग जो यूरोप में या दूसरी ममालिक में होते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान में और यूरोप में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जमीन आसमान का फर्क हमें आप समझाएंगे कि एक सोसाइटी में क्या फर्क आपने देखा है, राधन से निकल के जब आप आए, मुख्तलिफ मुल्कों में पढ़े, आप जॉब कर रहे हैं, तो क्या बुनियादी फंडामेंटल आप क्या फर्क बयान करेंगे यूरोप के समाज का और हमारे समाज का? आबहवा यहाँ की इतनी आलूदगी नहीं है उसमें, पाकिस्तान की आबहवा में आलूदगी थोड़ी ज्यादा है। ये तो फंडामेंटल ये एक मुझे डिफरेंस फील हुआ था। दूसरा, यहाँ पे चीजें काफी सिविलाइज्ड हैं। अभी जैसे यहाँ पे फरवा और बदिया वहाँ पे जर्मन्स का ये होता है, ये ए है तो ए है और बी है तो बी है, ब्लैक है तो ब्लैक है, व्हाइट है तो व्हाइट है, बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं होता उनका। तो बिल्कुल लाइक उसूल के अपने पक्के हैं। कोई आपको कुछ, आप अपने काम से काम रखो, अगर आपका काम है तो आप ही उसको डील करोगे। पाकिस्तान में तो हमारा मसला तो हमारा होता है, बट किसी और का मसला भी हमारा ही होता है। तो ये कुछ चीजें वहां पे नहीं है। एजुकेशन स्टैंडर्ड मुझे थोड़ा यहाँ से बेटर लगता है। उसका मे बी ये भी रीजन है कि मेरी जो तालीम है वो जामशोरो से है, मेरा यूनिवर्सिटी से। मे बी जो कुछ पंजाब के इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल नस्ट हो गया, या ऐसे इंस्टीट्यूट्स की मे बी तालीम ज्यादा अच्छी हो। मुझे पर्सनली इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर यहाँ पे ये चीज मुझे फील हुई कि यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर है वहाँ से। और दूसरा ये कि यहाँ पे आपको सपोर्ट भी करते हैं। जैसे अभी अगर मैंने अगर ग्रेजुएट कर लिया है अपनी यूनिवर्सिटी से, तो वो अभी भी उसकी अलमनाई के डिनर्स होते हैं, हमें पूछते हैं। या जब हमने ग्रेजुएट किया था, जिनके पास जॉब नहीं था, उनको वो जॉब के लिए हेल्प कर रहे थे। आपकी सीवी को कैसे उन्होंने
प्रॉपर कौन सा पैटर्न देना है, क्या करना है, वो पूरा वो आपको हेल्प करते हैं। तो डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं अपने हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके माहौल के हिसाब से। एक नेगेटिव पॉइंट भी है, थोड़ी बहुत यहाँ पे आइसोलेशन है। जितना हम पाकिस्तान में एक दूसरे से घुले मिले हुए होते हैं, वहाँ यहाँ पे ये इतना नहीं है। यहाँ पे लाइक इवन दो मुझे नहीं पता कि मेरे नेबर्स में कौन कौन रहता है, अभी मुझे इस फ्लैट में 2 साल हो गए। तो ये जो अपनापन है वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। ये तो आपस इस्लामाबाद में भी में पता नहीं चलता। जिस घर में मैं रहता हूं तो मुझे पता नहीं है, इससे 2 घर आगे वाले जो है ना वो किनके हैं, और मैंने नहीं देखा उनको 10 सालों से। तो यह बड़े अर्बनाइजेशन मेरे ख्याल में जहां पे भी है वहां पे ये इश्यूज जो है ना है। सिमिलरली कराची में भी हुआ। जी जैसे मेरा भी राधन से ताल्लुक है, तो मुझे तो सबका पता है वहां पे। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मेरे घर वालों को पता होगा उनका। जी जी। तो एक वो अपनापन वहां पे बहुत ज्यादा है। पर ये भी आई थिंक एक टाइम के हिसाब से, जैसे अभी मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए हैं, मेरा इतना, जैसे उन्होंने बताया कि एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मेरा इतना उठना बैठना नहीं है यहाँ पे कम्युनिटी में। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट आया था, तकरीबन 6-8 महीने में स्टूडेंट था, उसके बाद मैं कंपनी में जॉब के लिए चला गया था। तो मेरा स्टूडेंट भी था, फिर मेरा कंपनी भी थी। तो उसकी वजह से मेरा जॉब नहीं मैनेज हो पाता था, क्योंकि वो आपके 20 आवर्स आपके जॉब के हैं। फॉर एग्जांपल आपको 40 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के देने हैं। ऊपर से अगर आप इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो, या अगर आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो इतनी इनलाइन ना हो अपनी मास्टर्स के लिए, तो आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो वो मेरे लिए कुछ मुश्किल टाइम था, वो जो शुरू वाले 3 साल थे। क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था, उसके बाद फिर मैं फुल टाइम जॉब में भी आ गया था, और मैं स्टूडेंट भी था। क्योंकि यहाँ पे चेक में अलाउ होता है, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। फुल टाइम मतलब आप 40 घंटे काम कर सकते हो अपनी एजुकेशन के साथ, मास्टर्स के साथ, वो भी फुल टाइम। तो ये दोनों चीजें अलाउ हैं। तो तीसरे साल में मैंने फिर फुल टाइम किया था। तो मेरा वो जो पूरा सफर रहा है वो काफी हेक्टिक रहा है। मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ सोशलाइज करूं। अभी फिर जब मैं प्राग आया, तो यहाँ यहाँ पे जो मेरी जॉब है वो भी डिमांडिंग है। तो उसकी वजह से भी इतना मुझे मौके नहीं मिल पाया। अगर कुछ होते थे, फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली ईद गुजरी थी, तो वहां पे एम्बेसी का कोई फंक्शन था, बट मैं नहीं जा पाया क्योंकि उस दिन मेरा जॉब था। हमारे वो गिनती के 25 दिन छुट्टी के मिलते हैं साल के, वो भी फिर हमें घर ही जाना होता है साल में 2 दफा। तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम ऐसे छुट्टियां लें ऐसे एक एक करके। बिल्कुल, काफी इंगेज रहे। तो पनकेश, मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है, प्राग के शहर में रहते हुए आपने काफका की गैलरी विजिट की है या उसको भी नहीं देखा? जी नहीं, काफका की गैलरी भी विजिट की है, काफका के कैफे भी विजिट किया है, उसका मॉन्यूमेंट भी अच्छा। विजिट किया है। हाँ, वो बिल्कुल साथ में जो रिवर है, ये रिवर का नाम क्या है जो वहां से बुदापेस्ट तक जो है ना वो जाती है, डेन वल्तावा रिवर है। वल्तावा देवा, हाँ। हाँ जी हाँ। तो नहीं, बड़ी अच्छी डिस्कशन आपने बताई कि यूरोप की सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में क्या फर्क है। मैं यही क्वेश्चन फरवा से करूंगा। फरवा, क्योंकि आपका ताल्लुक हैदराबाद से है, और तो जैसा हैदराबाद से निकल के यहाँ पे आना जर्मनी में, फिर आपने किस तरह से उस समाज को देखा? क्या मोटिवेशन थी कि आप न सिर्फ खुद आई लेकिन साथ में मदीहा को भी ले आई? तो आपने क्या फर्क जो है ना, क्या बड़ा फर्क आपने महसूस किया कि आपने दूसरों को भी मोटिवेट किया? नहीं, सबसे जो पिंकेश ने बात कही, यहाँ पे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ऑनेस्ट हैं, अपनी बात को लेके गलत बयानी नहीं करते। हमारी तरह टोपी ड्रामे, जैसे पाकिस्तान का कल्चर है, हाँ ठीक है हम तुम्हारा काम कर देंगे, फिर वो भूल भी गया, 6 महीने गुजर गए, फिर बाद में मिले तो शर्मिंदा हो, यार तुमने काम कहा था, हुआ तो नहीं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, क्योंकि क्रॉस कल्चर इंटर्न थी मैं, मेरा काफी ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। पर्टिकुलरली मैं काम कर रही थी कारितास स्टुटगार्ट में, फ्राउन पेंजियन सोशल वर्कर्स के साथ। तो मैंने उनका काम का तरीकेकार देखा। मतलब वो यूँ थे, फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ जॉब करते हैं 100%, कि एक बंदा आया सुबह 9 से 5 तक बैठा, उसके बाद ही बैठा, और ये हफ्ते में 5-6 दिन लगातार आता गया। वहाँ क्या था कि मेरे 40% जॉब है। वो कहती थी आज मैं थर्सडे फ्राइडे मुझे आना है, फिर मुझे सारा वीक नहीं आना, फिर मेरी फला जगह जॉब है, 20% मुझे अपना काम वहां देना, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है, मुझे वो भी करना। देन आई रियलाइज कि हमारे यहाँ तो एक चीज में बस दिमाग दे देते हैं, वी डू नॉट ओपन आवर विंडोज, अपने दिमाग की खिड़कियां ही नहीं खोलते कि मे बी मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मुझे साथ में इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट है,
मुझे सोशल वर्क का भी काम है, तो मुझे सिर्फ कहेंगे नहीं तुम ऐसे कैसे करोगी, तुम्हें अगर फाइनेंस है तो तुम जाओ बैंक में जाके बैठो सुबह से शाम तक। तो ये थोड़ा पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला जो मुझे हैदराबाद में नहीं मिला था, इवन मुझे कराची में नहीं मिला था। कि मैं अगर, खैर तब मेरी ज़ेबस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, पर ज़ेबस ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर दिया था। बट ये जो अपॉर्चुनिटी थी, और बच्चों के लिए ऐसी छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मैटर करती हैं, लाइक दे वो आपकी लाइफ को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। मैंने भी वो 3 महीने की इंटर्नशिप की, मैं यहाँ आई, मुझे अच्छा लगा यार इंडिपेंडेंट होकर लड़की घूम सकती है। सबसे ज़्यादा बात यहाँ पे जो एज अ गर्ल्स वी कैन फील, वी कैन रियलाइज इज सेफ्टी। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, हम दोनों रात में 10 बजे 11 बजे, या फोन से मैं नौकरी से मैकडॉनल्ड से वापस आ रही होती थी यहाँ, क्योंकि 6 बजे तो शहर बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स भी ज्यादा से ज्यादा 8 तक कोई खुला हो तो हो, वरना वो भी बंद हो जाते हैं। तो आप, अम्मी पूछती थी भाई रात में अकेली आ रही हो कैसे आ रही हो, बस में आ रही हो कैसे आ रही हो, फिर सॉरी स्ट्रीट लाइट्स चल रही है कि नहीं। मैंने कहा अम्मी यहाँ ऐसा ही अंधेरा होता है, छोटी सी बत्ती जल रही है, बस बस गुजर रही है, आप ये समझो मैं जा रही हूँ। फिर वो बेचारी वहां परेशान के भाई कैसे तुम जा रही हो, ये घर पे अलग परेशान के तुम आ रही हो। पर मतलब अल्लाह माफ करे कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं जिससे हमें ये लगे कि भाई हम बाहर सिक्योर नहीं है। हाँ पाकिस्तान में डेफिनेटली अगर मैं रात के 9-10 बजे भी आऊँ तो मुझे डर लगेगा, कराची हो कि हैदराबाद, कि भाई जल्दी घर पहुंचो, हमें सो फोन करेंगे कि आ जाओ देर हो गई। तो ये सबसे बड़ा चेंज जो मैंने उस वक्त भी एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मैं तब अकेली थी बिल्कुल, अभी तो अल्लाह का शुक्र है मरियत साथ है और हम दोनों ने अभी भी एक्सपीरियंस किया है। तो कभी कोई इस तरह का वाकया, कोई इस तरह की चीज कभी नहीं। हाँ मैंने एक बार की थी ऐसी हरकत कि मैं साइकिल पे जा रही थी, फर्स्ट टाइम था, यहाँ पे साइकिलिंग ज्यादा करते हैं लोग, तो मैं गिर गई मेन रोड पे, क्योंकि अब वो भी कॉन्फिडेंस चाहिए बंदे को, पाकिस्तान में मैंने चलाई नहीं रास्ते पे कभी साइकिल, यहाँ चला के लेके आ रही थी, गिर गई, मेरे शू लेसेस आ गए, फौरन से पुलिस आ गई, वो उस बेचारे मेरे शू लेसेस खोले हैं साइकिल में से और वो मुझे कहा है कि आप जो है आराम से चली जाए। सो दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर एनवायरनमेंट दे हैव, इस तरह का है। अच्छा आप लोग पाकिस्तानी खाना जो है, पाकिस्तानी फूड उसको मिस करते हैं, या अब आप जो है ना वो जर्मन हो गए हैं और वहाँ का खाना फास्ट फूड और वो खा रहे हैं? जी मदिया। मैं खाना बना लेती हूँ तो हमारे घर में पाकिस्तानी खाना ही बनता है। मदिया इज अ शेफ, शी कैन कुक इटालियन, जो भी आप डिश कहेंगे, बेसिक पाकिस्तानी है सर, सॉरी, लेकिन पाकिस्तानी खाना ही है जो हमें पसंद है। और हमारे घर में अगर आप 365 डेज में देखेंगे तो 360 डेज वी ईट पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी और नथिंग एल्स। सिर्फ ब्रेड जो है, जर्मनी की ब्रेड्स बहुत मशहूर है, यहाँ पे हर तरह की ब्रेड आपको मिलेगी, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं नाश्ते में सुबह शाम बटर लगा के। ब्रेड्स एंड केक्स, यस, ब्रेड्स एंड केक्स, बट खाना बाकी, अदर देन दैट वी आर पाकिस्तानी टू द कोर व्हेन इट कम्स टू फूड, खाने के मामले में। जी जी मदिया, आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगी कि जिस तरह से आपने अच्छी एजुकेशन हासिल की है और यहाँ पे है, तो आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में कुछ और लोगों को भी जो है वो आप मोटिवेट कर रही हैं, उनको आपने कहा हो कि आप यहाँ पे जो है ना वो एडमिशन वगैरह लें और उसमें उनको हेल्प आउट करने के लिए आपने कोशिश की? जी बिल्कुल, मोटिवेट हुए लोग, या मतलब आपकी परफॉर्मेंस देख के वो सारे मायूस हो गए कि यहाँ किसी को नहीं भेजना चाहिए? देखें, ये एक अच्छा आपने सवाल पूछा है। मेरे घर में मैं पर्सनली अपने भाई बहनों को सबसे पहले मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे जो बहन है वो ऑलरेडी काफी माशाल्लाह शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो जॉब कर रही हैं, तो उनके लिए फिर एक अलग मसला होता है कि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं, उनको आना नहीं आना। छोटे वाले भाई को कर दिया है, वो डॉक्टर बन रहे हैं, अभी वो JPMC में है, तो उनका पूरा प्लान है कि एक दफा वो MBBS कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर उन्होंने निकलना है, लेकिन जर्मनी नहीं, वो UK के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज का बैरियर डॉक्टर्स के लिए काफी ज्यादा है। हमें तो फिर भी टूटी फूटी में भी चल जाएगा, डॉक्टर को तो काफी आनी चाहिए, वो इसलिए UK में इंटरेस्टेड हैं। अदर देन दैट मेरा एक कजन है माशाल्लाह मुबशिर, उसने अपनी NED से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो वो भी काफी ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मूविंग आउट टू जर्मनी, क्योंकि वो जर्मनी में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जर्मनी से बेहतर जगह नहीं है। बाकी दोस्तों को यस, क्योंकि एक अच्छी जगह है, आप यहाँ आए। और जैसे कि फरवा ने कहा कि एक सेफ्टी का एलिमेंट है, जो मुझे डिफरेंट लगा सर वो ये था कि यहाँ लोग इंडिविजुअली काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। आप COVID-19 की एग्जाम्पल अगर लेंगे तो यहाँ गवर्नमेंट हर किसी को सर पे डंडा लेके नहीं खड़ी हुई कि आपको जो है मास्क पहनना है या डिस्टेंस मेंटेन करना है या घर से नहीं निकलना। यहाँ आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, सिग्नल नहीं तोड़ते तो नहीं तोड़ते, पुलिस हो या ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट, अपने मोरल्स और एथिक्स को ऊपर रखने का एलिमेंट यहाँ काफी अच्छा है।
बाकी मोटिवेशन सर जरूर है, कर रहे हैं कोशिश, और लोगों को भी करेंगे इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आखिर में फरवा, आप जो है ना अपनी मदर टंग में अपने यूथ को जो है मैसेज दें एक छोटा सा अपनी मदर टंग में। आऊं सभिनीनि खे इहो चवणु चाहींदसि कि जेतिरो पॉसिबल थी सघे तयारी कयो, महिनत कयो, कोशिशि कयो, ॿाहिरि निकिरो। ॿाहिरि दुनिया ॾुखी कोन्हे, हर कमु पंहिंजी ज़िम्मेदारी सां पाण था करणा पवनि, ऐं उन में ई सुकून आहे, उन में ई मज़ो आहे। जेतिरो 2 साल आऊं हिते रही आहियां, उन खां पहिरियां ॿाहिरि रही आहियां, त इन खां वधीक सुठी का फीलिंग ज़िंदगी में अची ई नथी सघे। स्पेशली अगरि तव्हां छोकिरी आहियो, अॻियां वधणु चाहियो था, त यूरोप हुजे या कैनेडा हुजे, ऑस्ट्रेलिया हुजे, बहितरीन जायूं आहिनि। तव्हां ॿाहिरि निकिरो, हिम्मत कयो, कोशिशि कयो। थोरी सी मुश्किलातूं थींदियूं, चैलेंजिस ईंदा, पर करे वेंदा। त बसि इहो मैसेज आहे तव्हां सभिनी लाइ, मुंहिंजे लाइ, पंहिंजे लाइ बि। जी मदिया, आप अपनी मदर टंग में जो है मैसेज दें अपने पाकिस्तानी यूथ को, जो आपकी अपनी जबान जो है उसमें आप उनसे बात जी। सर मेरी जबान मेमन है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल अच्छी बोलने नहीं आती है। जो भी बोलना आती है आपने उसी जबान में जो है अपने यूथ को मैसेज देना है। जो भी मेमन आपको सुन रहे हो, आपकी अपनी जबान में। अच्छा सर, मैं कोशिश कर लेती हूँ। मेरी मेमन सिंधी और मेमन का कॉम्बिनेशन होगी, मैं फरवा के साथ रहती हूँ, तो छा चुआ अब मिक्सर होगा। बट आऊं ई चुंदी त आई मेहनत कयो, आई अॻियां बढ़ियो, ऐं कॉन्संट्रेट फोकस जे सां फोकस सां एप्लीकेशंस भरो, ऐं पोते ही करने जी कोशिश कयो। जितने बधारू लोगन के आई पोते सां इंक्लूड कंदा, स्पेशली कंसल्टेंट्स, एस पिंके सेड, आई पीछे थी वेंदा। आई के खुद करनो आहे, आई करी सघे थो, सिखियो था, पोते से कॉन्फिडेंस रखो ऐं आगे बढ़ो। एंड इससे ज्यादा मेमन मैंने लाइफ में कभी नहीं बोली, आपने मुझसे सबसे ज्यादा बोलवा ली है। बहुत अच्छा लगा आपने जी। पनकेश, तहां पंहिंजी ज़बान में पंहिंजे सिंध जे यूथ के नौजवाननि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा? मुझे पैगाम इहो ई आहे, तव्हां जंहिंजो शौक़ु आहे उहो भले ॿाहिरि अचे। जंहिंखे अगरि पाकिस्तान जो शौक़ु आहे, उहो पाकिस्तान में वेही करे उते सुठी अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि। हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो नज़रियो आहे। कंहिंखे उते रहणो आहे, जेको जिते बि हुजे पंहिंजो महिनत करे जेतिरो हुन खां थी सघे। ऐं जीअं आऊं पहिरियों चयो, महिनती त जाम आहिनि, पर हिकिड़ो स्मार्ट वर्किंग जेकी आहे उहा ॾाढी इम्पोर्टेंट आहे। त ईअं न हुजे त ठीकु आहे, जीअं फरवा ॻाल्हि कई त माना हिकिड़ी शइ खे खयो आहे त उन उहा ई शइ आहे। अगरि मूंखे मुंहिंजी फाइनेंस आहे त मुंहिंजी नौकिरी जेकी आहे बैंक में ई आहे। हिनमहिल ज़मानो काफ़ी डिजिटलाइज़ थी वियो आहे, ऐं काफ़ी शयूं असां ऑनलाइन थी वियूं आहिनि। काफ़ी माण्हू आहिनि उनजा, अगरि फॉर एग्जाम्पल मां अहिड़ा काफ़ी माण्हू ॾिठा आहिनि जेके पाण फाइनेंस में आहिनि, बट उन्हनि जी अगरि लेट्स से थोरी घणी प्रोग्रामिंग सुठी आहे त उहो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कनि पिया। त पंहिंजो जेको विजन आहे उहो उनखे एक्सपेंड कयो। ईअं न आहे त बसि मुंहिंजी इहा फील्ड आहे त इन खां ॿाहिरि मूंखे कुझु कोन्हे सोचणो। या फॉर एग्जाम्पल काफ़ी ऐं डॉक्टर्स सां मिलियो आहियां जेके चवंदा आहिनि त ठीकु आहे, असांजो जेको लैंग्वेज जो बैरियर आहे यूरोप में, ऐं पोइ असां यूरोप में कोन वेंदासीं, असांखे सिर्फ़ु अमेरिका ई वञिणो आहे, उनजे करे वीचारा रहिजी वेंदा आहिनि। उन्हनि खे चङो टाइम लॻी वेंदो आहे, त उहा उन्हनि वटि हिकिड़ी लैंग्वेज सिखण जी मोटिवेशन कोन्हे। असल में इन द एंड तव्हां जॾहिं हिते अचो था न, उहो इवेंचुअली कुझु टाइम खां पोइ अगरि तव्हां इंट्रस्ट आहे न, तव्हां पाण ई सिखी वञो था। एॾो को मसइलो कोन्हे। अगरि तव्हां इंट्रस्ट न आहे, जीअं मुंहिंजो एतिरो इंट्रस्ट कोन्हे, मूंखे 5 साल थिया आहिनि ऐं सही तरह कोन ॻाल्हाए सघंदो आहियां ताईं, त इवेंचुअली मुंहिंजो वॾो मसइलो इहो था। मुंहिंजो IT बैकग्राउंड आहे, ऐं अगरि मां कंप्यूटर जी ॿोली ॻाल्हाए सघां थो त मूंखे ॿी का ॿोली जी ज़रूरत न आहे। हा, त इहो ई आहे जंहिंमें जेको पंहिंजो इंट्रस्ट हुजे हुनमें पंहिंजो वधीक पंहिंजा एफर्ट्स विझो। ऐं ज़रूरी न आहे त मुंहिंजे सौट या मुंहिंजे मामे पुट हीअं कयो आहे त मूंखे बि इहो ई करिणो आहे। हर कंहिंजो पंहिंजो नज़रियो आहे, पंहिंजो पैशन आहे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फरवा, मदीहा, पिनकेश, आपने बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे यूथ को जो है वो प्रोवाइड की है। आपने काफ़ी मेंटोरिंग की है हमारे यूथ की, जिन्होंने ये प्रोग्राम्स देखा है तो उनको पता चला है कि अगर वो भी इन्हीं डिसिप्लिन्स में, इन्हीं फील्ड्स में अगर यूरोप में या जर्मनी में या किसी और मुल्क में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, उसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे किस तरह से वो एडमिशन ले सकते हैं। स्कॉलरशिप जो है, जैसे मदीना ने बताया कि सेल्फ फाइनेंस के बाद वो भी अवेल की जा सकती है।
फरवा ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि उन्होंने वर्क आवर्स को किस तरह प्रोडक्टिवली जो है वो यूटिलाइज किया है। और पिनकेश ने बताया कि आईटी जो है इंडस्ट्री उसका किस तरह से यूरोप में और बाकी दुनिया में जो है उसका स्कोप मौजूद है। तो हमारे यूथ जितने भी हैं, आप तमाम हमारे यूथ के लिए एक मतलब आप समझें कि हीरो का किरदार अदा रखते हैं, क्योंकि आपने अपनी जो है एजुकेशन से, अपनी सलाहियतों से, अपनी मोटिवेशन से, अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से आप समझें कि एक बड़ा माइलस्टोन जो है आप लोगों ने अचीव किया है। तो हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि फ्यूचर में भी आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कामयाब हों और बाकी बच्चों को भी इसी तरह से इम्प्रेस करते रहें। और आपने जो मुझे टाइम दिया आज इस इवेंट के लिए, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ आप तीनों साथियों का। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे किसी और। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।